तो डॉक्टर साहब मेरा फर्स्ट सवाल जो आपसे होगा वो ये है कि आपका सोफिया उमैर से कंसल्टेंट सोफिया उमैर बाजवा तक बनने का सफ़र आपने कैसे तय किया? मैंने 2008 में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री मुकम्मल की। उसके बाद फिर मैंने मेयो हॉस्पिटल में हाउस जॉब की और उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के AMC 1 और AMC क्लिनिकल मैंने वो पास किया। ठीक है। साइमल्टेनियसली फिर मैंने FCPS पार्ट 1 भी क्लियर किया और जिना हॉस्पिटल लाहौर में मैंने गायनी और ऑप्स में ट्रेनिंग शुरू कर ली। ठीक है। और इस ट्रेनिंग को तकरीबन मैंने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद फिर मुझे लकीली ऑस्ट्रेलिया में जॉब ऑफर हो गई और फिर मैं और मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया मूव कर गए। ठीक है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर उमैर बाजवा ने उधर क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाई की मोनाश यूनिवर्सिटी मेलबर्न से। ठीक है। और मैंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की और मैंने मेंबरशिप एग्ज़ाम रॉयल कॉलेज ऑफ ऑप्स एंड गायनी UK का किया। ठीक है। और हम लोगों ने एग्ज़ाम्स किए, उसके बाद हमने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की और उसके बाद 2018 से मैं पाकिस्तान में हूँ और अब मैं यहाँ पे ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब बीइंग अ फीमेल आप क्या समझती हैं कितनी हर्डल्स कितनी मुश्किलात आई आपकी लाइफ में? देखें ऑनेस्टली मेरी लाइफ में मुश्किलात प्रोफेशनली नहीं आई क्योंकि बचपन से शुरू होके मेरे फादर को बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं और बचपन से वो मुझे बहुत इनकरेज करते रहे और मेरी पढ़ाई को लेके वो बहुत कीन थे और हर स्टेप पे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरी खुशकिस्मती है कि फिर मेरी जब शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड खुद भी डॉक्टर थे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आदमी डॉक्टर हो तो वो सपोर्ट करें। कि मुझे लगता है किसी हद तक इंसान की एक नेचर होती है, एक फितरत होती है। जी। तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे मेरे थ्रू आउट जर्नी में। तो इसमें जाहिर है मुझे डॉक्टर बनाने में मेरे पेरेंट्स का रोल बहुत अहम है और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का रोल बहुत अहम है प्रोफेशनली मेरी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और जब वो बच्चों की पैदाइश हुई फिर वो बच्चे छोटे थे, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उसके अंदर मेरे हस्बैंड ने बहुत 1 to 1 जो है वो मेरी हेल्प की एट एवरी स्टेप और मुझे बहुत इनकरेज किया। और इसीलिए जब हमने फिर इनफर्टिलिटी की तरफ भी जाने का फ़ैसला किया तो मेरे हस्बैंड ने ही क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी की जो IVF का लैब एस्पेक्ट होता है जो कि बैकबोन है IVF। जी बिल्कुल। और उसकी वजह से फिर उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी की और मैंने गायनी ऑप्स में पहले ट्रेनिंग की और फिर फर्दर मैंने इनफर्टिलिटी के इलाज में सब स्पेशलाइज किया। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर मैडम गुफ्तगू कर रही थी हमारे साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस एक्सपीरियंस डॉक्टर और सुपर क्वीन ऑफ गायनोकोलॉजी डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा तशरीफ़ रखती हैं, जो कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। IVS IUI और TVS के ऊपर इनकी मजबूत गिरफ्त है और ये लाहौर में प्रैक्टिस भी करती हैं और ग्राउंड रियलिटी के साथ टच हैं और डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीजों का मुआयना भी करती हैं। डॉक्टर साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने अवेयरनेस देने की कोशिश की कि काजेज़ के ऊपर हमने बात की। अब हम ये बात करना चाह रहे हैं थोड़ी सी टेक्निकली बात भी हो जाए ताकि पेशेंट जो है जो उनको टेक्निकली तरीके से अगर कोई क्वाइक हैंडल करती हैं या करते हैं तो पेशेंट उसको भी ज़रा समझ जाएं कि मैंने उनसे किस तरह जो है वो अपने आप को बचा के एक सुपर स्पेशलिटी में जाके अपना इलाज करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो IUI क्या चीज़ है? देखिए IUI एक मसनूई इलाज होता है जिसमें ख़वातीन को गोलियों टीकों का कोर्स करवाया जाता है अमूमन और उसके बाद उनको क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है वो इंटरनल अल्ट्रासाउंड है जिसको TVS ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ठीक है। उसके थ्रू जो है वो ओवरी के अंदर फॉलिकल का साइज देख लिया जाता है। ठीक है। और उसके साथ यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं उसको भी देख लिया जाता है। ठीक है। और अगर फॉलिकल का साइज अच्छा मैच्योर है और यूट्रस की लाइनिंग भी हेल्दी लग रही है तो एक ट्रिगर शॉट इंजेक्शन देने के बाद हस्बैंड वाइफ को परहेज के साथ IUI के लिए बुला लिया जाता है। ठीक है। IUI में हस्बैंड अपना सैंपल देते हैं जैसे सीमन एनालिसिस के लिए दिया जाता है और उसमें से एक्टिव वाले जरासीम को इकट्ठा करके यूट्रस के अंदर फीमेल की जो यूट्रस है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। इस प्रोसीजर के लिए कोई बेहोशी की जरूरत नहीं होती और ये छोटा सा प्रोसीजर होता है और पेशेंट आते हैं 2 घंटे लग जाते हैं IUI का स्पेसिमेन बनने में। उसके बाद हाफ एन आवर पेशेंट को लटाते हैं और उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसमें कितनी ड्यूरेशन चाहिए होती है? जैसे हम एक पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल पे आ गया, अब वो IUI का इरादा रखता है तो कितने महीने लगेंगे उसको पहले टेबलेट वगैरह खिलाने में और उसके बाद फिर उसको IUI के लिए बुलाएंगे?
देखिए IUI के इलाज की ना कुछ शराइत होती हैं। ठीक है। सबसे बड़ी शर्त उसके अंदर ये है कि हस्बैंड की रिपोर्ट किसी हद तक नॉर्मल हो। ठीक है। और अगर नॉर्मल नहीं है तो बस थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क ना हो नॉर्मल रिपोर्ट से। इन पेशेंट्स का IUI अमूमन हम लोग उनको ऑफर करते हैं IUI। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें, बहुत अहम बात वो ये है कि IUI की शर्त है कि फीमेल की ट्यूब्स जो हैं वो ओपन हो। ठीक है। तो ट्यूब्स का टेस्ट भी अमूमन हमने कराया होता है, पेशेंट्स का नहीं होता तो हम उनको सजेस्ट करते हैं आप IUI से पहले करा लें। ठीक है। तो हस्बैंड के सीमन पैरामीटर्स का किसी हद तक नॉर्मल होना और ट्यूब्स का खुला होना, ये IUI की शर्त है। ठीक है। तो वो खवातीन जिनको टैबलेट से नहीं हो रही होती प्रेगनेंसी, फिर हम उनको इंजेक्शंस का कोर्स करा के IUI का मशवरा देते हैं। ठीक है। लेकिन IUI के बारे में हम हमेशा, जब भी मैं किसी पेशेंट का IUI करती हूँ, मैं उनको 2-3 बातें बताती हूँ। एक ये कि अगर आप 10-12 मरीजों का IUI करेंगे तो उनमें से एक फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ एक को प्रेगनेंसी होगी। ठीक है। इंटरनेशनली IUI का सक्सेस रेट ही तकरीबन 15% है। ठीक है। तो जब अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में रेट इतना है तो पाकिस्तान में भी आप इतना ही अंदाजा लगाएं कि एक अच्छी क्वालिटी की अगर IVF लैब है तो वहाँ पे IUI का सक्सेस रेट इतना है। हाँ, जो नॉन स्टैंडर्ड लैब्स हैं पेरीफ्री के, जैसे आपने मेरे से पहले बात की थी, पेरीफ्री में तो बहुत ही पुअर क्वालिटी का IUI होता है, उसमें तो इतना भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो 10-12 मरीजों में से सिर्फ एक को IUI में प्रेगनेंसी होगी। तो मैं पेशेंट से हमेशा कहती हूँ अगर आपने एक IUI के बाद दिल बर्दाश्त हो जाना है कि हमें इससे प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आप ना कराएं, क्योंकि देखें 85-90% चांस है कि नहीं होगी। सो IUI का लिमिटेड सक्सेस रेट है और लिमिटेड पेशेंट्स हैं जिनको IUI के लिए हम लोग काउंसल करते हैं। ठीक हो गया। जैसे डॉक्टर साहब हमने बात की मर्द की, यानी मेल इनफर्टिलिटी की, मर्दाना बांझपन की, तो उसमें जो हम स्पर्म की काउंटिंग को देखते हैं या उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो उसका क्या स्टैंडर्ड है कि कितने % पे जाके आपको ये लगता है कि IUI के लिए इसको रेफर करना चाहिए? जी देखिए, अब सबसे अहम बात की है कि सीमन एनालिसिस कहाँ से हुआ है। पाकिस्तान में नॉन स्टैंडर्ड लैब्स हैं जिनमें बहुत सीमन एनालिसिस होता है और वो बिल्कुल भी जो है वो ठीक तरह सीमन को टेस्ट नहीं करते। ठीक है। आप सीमन एनालिसिस एक अच्छी IVF लैब से कराएं जहाँ पे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से सीमन एनालिसिस होता है। ठीक है। एक नॉर्मल सीमन एनालिसिस में सीमन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो जरासीम की मिकदार है, वो 15 मिलियन 1 ml में होनी चाहिए, यानी कि 15 मिलियन पर ml कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। मोटिलिटी यानी कि जरासीम की जो हरकत है वो कम से कम 38% होनी चाहिए और जिसामत, नॉर्मल जिसामत कम से कम 4% होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्मल सीमन सैंपल है। ठीक है। इसमें अगर बॉर्डर लाइन एब्नॉर्मेलिटी है, जैसा मॉर्फोलॉजी 4 के बजाय अगर चलें 3% है और मोटिलिटी जो है चलें 38 से कम करके 35% है या 30 से 35% के दरमियान में है, तो और काउंट जो है वो चले 15 मिलियन अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा इससे कम है, लेकिन एटलीस्ट 10 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है। इतना एटलीस्ट होगा अगर सीमन एनालिसिस, तो फिर IUI जो है हम पेशेंट को ऑफर करते हैं। वरना बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमें कहते हैं कि आप हमें हमारा IUI कर दें, तो हम कहते हैं देखें जब मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हम नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें हम केयरफुल सिलेक्शन करते हैं IUI के लिए पेशेंट्स की। ठीक है। अच्छा, IUI के लिए जब भी पेशेंट आपके क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है तो उसको कितने दिन का परहेज करना चाहिए? 2 या 3 दिन के परहेज के साथ अमूमन हम लोग IUI के लिए बुलाते हैं पेशेंट को। बहुत लंबा नहीं बताते। हाँ जी, क्योंकि बहुत लंबा परहेज ना, वो उससे बहुत सारे जरासीम जो है वो डेड होते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। ये भी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि आप बहुत लंबा परहेज करके करा लें तो उसका सैंपल की क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर कोई पेशेंट IUI के लिए आपके क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है गर्म ठंडी खुराकों का, तो क्या कोई गर्म ठंडी खुराक भी उसको इफेक्ट करती? देखें नहीं, उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अमूमन विटामिन C का इस्तेमाल हम ज़्यादा बताते हैं पेशेंट्स को, जिसमें ऑरेंजेस और जब यानी कि सीज़न हो तो माल्टों का इस्तेमाल और उसके अलावा लीमू का इस्तेमाल, ये हम ज़्यादा बताते हैं। और उसके अलावा अमूमन में से हम लोग चिकन से परहेज़ बताते हैं और दूध से भी परहेज़ बताते हैं। ये थोड़ा सा है जो हम पेशेंट्स को बताते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गर्म ठंडे का हम लोग इस तरह नहीं, एहतियात नहीं बताते। अच्छा, ये जो एडवाइस होती है ये दोनों के लिए होती है? नहीं, ये वाली एडवाइस खसूसन मेल के लिए होती है जो अभी मैंने बताई है। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हमने IUI के ऊपर बात कर ली, अब बात हम ये कर रहे हैं कि TVS स्कैन की कब ज़रूरत पेश आती है? देखें, TVS होता है इंटरनल स्कैन, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है। एक फीमेल जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, उसकी इंटरनल जो यूट्रस और ओवरीज का सबसे बेहतरीन जो चेकअप है ना, वो TVS है। ठीक है। देखें, MRI स्कैन, CT स्कैन से भी, मतलब ट्रांसवेजाइनल स्कैन जो जी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से कहते हैं। हाँ जी। और ये जो है ना फीमेल की यूट्रस और ओवरीज का मुआयना करने का बेहतरीन तरीका है।
इवन MRI और CT स्कैन के मुकाबले में भी ना TVS की जो सेंसिटिविटी है ना वो बहुत अच्छी है। ठीक है। सो जो पेशेंट्स जिसका उनको अगर प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आ रही है उन पेशेंट्स का हम लोग TVS करते हैं। और बड़ी अहम बात, अर्ली प्रेगनेंसी 5, 6, 7, 8 वीक्स की प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को देखने के लिए इंटरनल स्कैन TVS किया जाता है। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि TVS करने से उनके लिए कोई नुकसान होगा और उनका हमल ज़ाया हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं पेशेंट्स को कोशिश करती हूँ कि एजुकेट करूँ, और चूंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया था तो उधर अर्ली प्रेगनेंसी का क्लिनिक ही TVS पे रन करता था। तो बहुत सारे पेशेंट हैं जो कहते हैं नहीं हमारे बड़ों ने कहा है हमने ये चेकअप नहीं कराना, तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखें दूसरे मुल्कों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें अर्ली प्रेगनेंसी का क्लिनिक रन ही TVS पे करता है, उसके बगैर क्लिनिक ये होता ही नहीं है। तो आप इस बात को समझें कि इसका आपको फायदा है, इससे आपका बड़ा क्लियरली हमें अंदाजा हो जाएगा, इससे आपका नुकसान हरगिज नहीं होगा। ठीक हो गया। दूसरा मैडम जैसे आपकी चूँकि सुपर स्पेशलिटी भी है, तो TVS के लिए पेशेंट जब प्रिपेयर होता है क्लिनिक में तो उनके लिए क्या हम उनको बताते हैं कि आपने यूरिन रोकना है, खाना नहीं खाना, या क्या एडवाइस होती है TVS के लिए, या किसी भी वक्त किया जा सकता है? देखें TVS की यही ब्यूटी है कि उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए। ठीक है। एब्डोमिनल जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो पेट से अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें अमूमन पेशेंट को कहा जाता है कि आप यूरिन रोकें। TVS में अगर पेशेंट को बल्कि यूरिन आ रहा है तो हम उसको कहते हैं कि आप टॉयलेट जाएं और आप अपना ब्लैडर एम्प्टी करें। हाँ जी। और खाने पीने का कोई उसके साथ ताल्लुक नहीं है, पीरियड साइकिल का उसके साथ कोई लिंक नहीं है, आप किसी दिन भी मरीज का TVS कर सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि हमारा ये जो आज का हेल्थ स्पेशल शो है, तो हुकूमत का भी आपने एक स्लोगन सुना होगा, वो कहते हैं कि बच्चे कम ही अच्छे, और महकमा बहबूद आबादी पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर काम करती है। लेकिन हम चूँकि बच्चे जिनके घरों में नहीं होते, जो बेऔलादी का शिकार हैं, उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह आसान बनाई जा सकती हैं, आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये इसी के ऊपर फोकस्ड है। हमारे साथ स्टूडियो में चूँकि डॉक्टर साहबा मौजूद हैं, तो डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर साहबा से बड़ी खूबसूरत और स्माइली फेस के साथ डॉक्टर साहबा गुफ्तगू कर रही हैं, ताकि हमारे जितने भी ऑडियंस है उनको ये पता चले कि इनफर्टिलिटी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो आप इसका टाइम वेस्ट करते हैं वो असल इशू है। तो डॉक्टर साहब, IVF के लिए कोई भी मरीज़ जब आपके क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है तो कौन से ऐसे ज़रूरी टेस्ट हैं जो वो करवा के आए, या आफ्टर रिकमेंडेशन है? हाँ जी, नहीं, IVF के देखें कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो कि कराए जा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। ठीक है। इसमें फीमेल्स में थायराइड का टेस्ट होता है, एक बेसिक टेस्ट जिसको TSH कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा एक प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, उसका टेस्ट होता है। ठीक है। और उसके अलावा एंटी मलेरियल हार्मोन यानी कि AMH का टेस्ट होता है। और FSH इनकी जरूरत पड़ती है? हाँ जी, कई दफ़ा हम कराते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोग नहीं कराते। उसकी वजह ये है कि जब हम क्लिनिक में पेशेंट आता है तो हम उनका TVS कर लेते हैं, इंटरनल अल्ट्रासाउंड, जिसकी अभी हमने बात की थी। उसके जरिए ही हमें आइडिया हो जाता है कि एक फीमेल की ओवरीज के क्या हालात हैं। तो अगर वो नॉर्मल है तो FSH LH में नहीं कराती। तो सिर्फ 3 टेस्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, एक TSH थायराइड का टेस्ट, एक प्रोलैक्टिन, और एक AMH एंटी मलेरियन हार्मोन यानी कि अंडेदानियों में अंडे बनाने की सलाहियत का टेस्ट। ठीक है। और उसके अलावा हस्बैंड का सीमन एनालिसिस। ये 4 बेसिक वो टेस्ट हैं जिसके साथ मरीज IVF करवा सकता है। ठीक है। और IVF के लिए सक्सेसफुल जो एज है मरीज की, वो मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है? देखिए, यह बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि हमारी जो है कौम, उसके अंदर अवेयरनेस की कमी है इस मामले में। तो इस मामले में बहुत सारे पेशेंट्स बहुत देर कर देते हैं। ठीक है। फीमेल की एज देखें, जितनी यंग फीमेल होती हैं उतना अच्छा चांस होता है प्रेगनेंसी का। ठीक है। यानी कि एक औरत की जो बच्चा पैदा करने की उम्र है वो तकरीबन 18, 19, 20 साल में शुरू हो जाती है, और उसके बाद 35 साल की उम्र तक एक औरत की बच्चा पैदा करने की सलाहियत नॉर्मल रहती है, और 35 साल के बाद ये सलाहियत कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और बहुत तेज़ी से बल्कि कम होती है 35 साल के बाद, और 40 साल के बाद तो बहुत ना होने के बराबर ही रह जाती है। तो बहुत सारे पेशेंट हैं जो IVF की तरफ आने में बहुत डिले करते हैं और अपना बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। और ये चीज़ मैं रोज़ देखती हूँ कि जब यंगर पेशेंट्स में हम लोग IVF करते हैं तो उनमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत जल्दी अमूमन पेशेंट कंसीव कर जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंट भी आपके क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते होंगे, जो कि बीइंग अ क्लिनिशियन, एज अ प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट, मैं भी सैकड़ों मरीज रोज़ाना देखता हूँ, और हर कैटेगरी का मरीज़ जो है ना वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है। अगर कुछ पेशेंट आते भी हैं तो उनके साथ अटेंडेंट उस बीमारी के साथ आ रहा होता है, या कोई मशवरा लेने के लिए आ रहा होता है। तो जैसे ही हमने आपका प्रोग्राम वायरल किया, यानी कि आज हम प्रोग्राम करेंगे, तो लोगों ने सवालों की बौछार करना शुरू कर दी कि IVF और ये वो जो है, जैसे मैंने आपके साथ किया। तो मैं ये समझता हूँ कि
एक तो आप कहती हैं कि लेट मैरिजेस, यानी 35-40 साल की उम्र के बाद शादी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं आईवीएफ के लिए। आईवीएफ का जो स्टैंडर्ड है, प्रोसीजर है, तरीक़ाकार क्या है, उसमें हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो आईवीएफ है इसमें कितना टाइम लिमिटेड केस है, यानी कितना टाइम लगता है आईवीएफ के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करने में? देखिए, इलाज आईवीएफ का सिंपल सा ही होता है। अमूमन पीरियड्स के सेकंड डे से इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। 10-12 दिन के लिए फीमेल को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जब ओवरीज में मैच्योर फॉलिकल्स बन जाते हैं तो एक बेहोशी के जरिए उनको एक नीडल के जरिए जो है वो एस्पिरेट कर लिया जाता है, यानी कि एग पिकअप का जो प्रोसीजर है वो बेहोशी में एक सुई से हो जाता है। इसमें कोई कट वाला बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। जिस दिन फीमेल के एग्स लेते हैं उस दिन हस्बैंड का स्पर्म सैंपल लेना होता है और उसके ऊपर आईवीएफ या इक्सी होती है और उसके 5 दिन के बाद एम्ब्रियोलॉजी लैब में एम्ब्रियोज को बना लिया जाता है और उनको फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है। हम लोग अपनी आईवीएफ लैब में एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं क्योंकि उसकी वजह से आईवीएफ में प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट मंथ हमारा काम होता है एम्ब्रियोज को फ्रीज करना और सेकंड मंथ फीमेल को मेडिसिन खिलाते हैं, यूट्रस की लाइनिंग को बनाते हैं और टाइमिंग के साथ एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है। अमूमन फर्स्ट मंथ एम्ब्रियो फ्रीजिंग एंड सेकंड मंथ एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर कोई कट वाला ऑपरेशन नहीं होता, कोई ऐसा तकलीफ दे इलाज नहीं है। ये आईवीएफ की बुराई नहीं है। ठीक है। आईवीएफ की ज़ाहिर बुराई अपनी जगह वो ये है कि ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जैसे हमने सक्सेस रेट की बात की थी कि 100% गारंटी नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से भी जाके आईवीएफ करा लें तो 100% नहीं है, लेकिन अगर आप रिलेटिवली यंगर एज में कराएंगे या तब कराएंगे जब आपकी ओवरीज का रिजर्व अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा। नए गेस्टों के साथ नए सवालों जो आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।